हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। MICT वर्सेस प्रिटोरिया कैपिटल साउथ अफ्रीका T20 लीग मैच नंबर 26 जो कि खेला जाएगा सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन में। तो शुरुआत करते हैं अपने एनालिसिस की पिच रिपोर्ट के साथ। तो दोस्तों, सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन की जो पिच है वो बल्लेबाजों के लिए जन्नत है। यहाँ पे बैट्समैन बहुत रन बनाते हैं और स्ट्रोक खेलना यहाँ पे काफी ज्यादा आसान है। इसीलिए यहाँ पे जो भी ज्यादातर मुकाबले होते हैं वो हाई स्कोरिंग गेम होते हैं, यानी कि ये एक हाई स्कोरिंग वेन्यू है। इस वेन्यू की खास बात यह है कि यहाँ पे स्पिन गेंदबाज को बिल्कुल मदद नहीं है, बट तेज गेंदबाजों के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है। तेज गेंदबाज यहाँ पे बहुत ज्यादा विकेटें मारते हैं और स्पिनर्स यहाँ पे बहुत कम विकेटें लेते हैं। तो हम जब टीम बनाएंगे उस वक्त हमें ध्यान में रखेंगे तो हमें बेहतरीन तेज गेंदबाजों को ज्यादा प्रेफरेंस देनी है बजाय स्पिन गेंदबाज के। अगर स्पिनर्स हमें एक दो चाहिए तो वो क्वालिटी स्पिनर्स होने चाहिए, अदरवाइज हम बिना स्पिनर्स के भी इस वेन्यू पे जा सकते हैं। और एक बात और, ये हाई स्कोरिंग वेन्यू है और ये अच्छा चेजिंग वेन्यू भी नहीं है। यहाँ पे टीमें अक्सर टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करना ही प्रीफर करती हैं। अब दोस्तों, हेड टू हेड देख लेते हैं दोनों टीमों के बीच क्या सिनेरियो है। तो इस सीजन में दोनों टीमों के बीच अभी तक एक भी मुकाबला नहीं खेला गया है। दोनों टीमें बॉटम पे हैं, MICT लास्ट में है, उनसे ऊपर प्रिटोरिया कैपिटल्स है। तो दोनों टीमें एक दूसरे से अपने आखिरी दोनों मुकाबले बैक टू बैक खेलने वाले हैं। तो पिछले सीजन में ये दोनों दो बार एक दूसरे के सामने आए थे, जिसमें MICT को सिर्फ हार हाथ लगी थी और प्रिटोरिया कैपिटल्स ने दोनों बार ही जीत दर्ज करी थी। अगर मैं दोनों टीमों की रिसेंट फॉर्म की बात करूं तो खासा अच्छी फॉर्म दोनों की नहीं है। खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में से MI केप टाउन ने सिर्फ एक में जीत हासिल करी है, वो भी बहुत पहले करी थी। बाकी बैक टू बैक वो मुकाबले हारते हुए आ रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं प्रिटोरिया कैपिटल्स की, तो उन्हें भी अपने खेले गए पिछले 5 मुकाबलों में से मात्र एक में जीत हासिल हुई है। अदरवाइज अपने बाकी के सभी मुकाबले वो हारे हैं और एक मैच जो था वो बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था, यानी कि धुल गया था। तो दोस्तों, ये तो था दोनों टीमों का हेड टू हेड हाल। अब हम स्टार्ट करते हैं MI केप टाउन की प्लेइंग 11 से कि MI केप टाउन की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है। लास्ट मुकाबला जो उनका जोबर सुपर किंग्स के बीच था वो तो बारिश की वजह से, मतलब एक तरह से बोलने की क्या ही बोलने की, बारिश की वजह से धुलते धुलते रह गया और MI केप टाउन उसमें हार साबित हुई थी, क्योंकि महज 8 ओवर का गेम हो गया था और जोबर सुपर किंग्स क्लिनिकली उस मैच को जीता था। बट मुझे नहीं लगता कि MI केप टाउन अपनी प्लेइंग 11 में कोई बदलाव करना चाहेगी। बाकी देख लेते हैं। तो राशि वेंडर डुसेन और रेयान निकल्टन आपको इनके लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। नंबर 3 पे लियाम लिविंगस्टन कंटिन्यूअस आ रहे हैं, बट वो फ्लॉप जा रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मे बी इस बार MI केप टाउन नंबर 3 पे लियाम लिविंगस्टन की जगह डेवाल्ड ब्रेविस को ट्राई करे, क्योंकि वो वेस्ट ही जा रहे हैं। उनका बैटिंग ऑर्डर उन्होंने बहुत नीचे कर दिया है। नंबर 4 आपको सैम करन खेलते हुए नजर आएंगे। नंबर 5 कायरन पोलार्ड, नंबर 6 डेवाल्ड ब्रेविस, उसके बाद डेलेनो प्रोटीगियर, जॉर्ज लिंडे, थॉमस केबर, कगिसो रबाडा और नुआन तुसारा। ये इनकी पूरी प्लेइंग 11 होने वाली है। हाँ, इस प्लेइंग 11 के बैटिंग ऑर्डर में चेंज हो सकता है कि नंबर 3 पे आपको डेवाल्ड ब्रेविस दिखे, फिर नंबर 4 पे आपको कायरन पोलार्ड दिखे, फिर शायद लियाम लिविंगस्टन दिखे, फिर सैम करन दिखे। ये ऑर्डर हो सकता है क्योंकि कायरन पोलार्ड अच्छे बैटिंग टच में है। लास्ट मुकाबले में उन्होंने अच्छा फॉर्म दिखाया था और आखिरी के 2 ओवर में ताबड़तोड़ 30-31 रन उन्होंने बनाए थे। अब दोस्तों, एक एक करके हम इनके एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या सिनेरियो रहने वाला है दोनों टीम में MI केप टाउन के प्लेयर्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं राशि वेंडर डुसेन की। तो इन्होंने इस टूर्नामेंट की शुरुआत बहुत अच्छे नोट पे की थी, सेंचुरी भी लगाई थी, 90 का स्कोर भी था। बट उसके बाद से ये इनका डाउनफॉल ही शुरू हो गया। इनके बैट से रन आ नहीं रहे, एकदम अकाल पड़ गया है इनके बैट से रन का। तो रिसेंट फॉर्म आप इनकी देखो तो 16 रन, 2 रन, 19 रन, शून्य, फिर 41 रन है। तो मतलब इनका फॉल, मतलब कि जो फॉर्म था वो डाउनफॉल हो रहा है। बट अगर प्रिटोरिया कैपिटल से बैट्समैन के मुकाबले देखें तो फिर भी राशि वेंडर डूसन एक अच्छी पिक है कल के मुकाबले के लिए। तो ये अपनी टीम में तो रहेंगे ही रहेंगे। वहीं बात करें हम रेयान निकल्टन की, तो भाई ये अच्छे टच में स्टार्टिंग में तो बहुत ही बूमबास्टिक फॉर्म में थे, बट उसका थोड़ा सा डाउनफॉल हुआ। बट इनको ना स्टार्ट्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही फॉर्म धराशायी हो गई, जो कि राशि वेंडर डुसेन के साथ हो रहा है कि उनको स्टार्ट भी नहीं मिल रहे हैं। बट उनको स्टार्ट मिल रहे हैं, रन बना रहे हैं और अच्छे फॉर्म में चल रहे हैं। तो कैप्टेंसी के लिए भी अच्छे चॉइस हो सकते हैं। अगर हम उनके रिसेंट फॉर्म देखें तो 23 रन, 27 रन, 13 रन, 5 रन, 97 रन, एक में और 90 प्लस स्कोर था। तो अच्छे फॉर्म से चल रहे हैं और सीजन इनके लिए बहुत ही बेहतरीन जा रहा है। नंबर 3 पे भी MI केप टाउन के लिए लियाम लिविंगस्टन, क्योंकि बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। ना बैट से इनके रन बन रहे हैं, ना बॉलिंग में कोई विकेटें मिल रही है, ना फील्डिंग में भी कुछ खास कर नहीं रहे हैं। तो कल के मुकाबले के लिए ये थोड़ी, मतलब सोचना पड़ेगा इनको लेने से पहले कि बाकी प्लेयर्स का फॉर्म कैसा है, उसके बाद ही डिसाइड करेंगे कि लियाम लिविंगस्टन टीम में रहते हैं या नहीं रहते हैं। बाकी रिसेंट फॉर्म की अगर हम बात करें तो 3 रन, 26 रन, 1 रन, 22 रन, 2 रन, प्लस लियाम लिविंगस्टन को ड्रॉप करने की, मतलब लियाम लिविंगस्टन का वेटेज इसलिए और कम होता जा रहा है क्योंकि जो सुपर स्पोर्ट्स पार्क सेंचुरियन की पिच है वो स्पिन फ्रेंडली नहीं है। तो इनके मतलब ओवर्स भी वहां पे कम होंगे। मुझे नहीं लगता इनको 2 से ज्यादा ओवर मिलेंगे। तो ये भी एक मतलब इनके लिए
निगेटिव पॉइंट आप बोल सकते हो। फिर सैम करन की बात करें तो बिल्कुल ही मतलब सैम करन पता नहीं क्या ही कर रहे हैं इस टूर्नामेंट में, केवल बैट से फिर भी थोड़े बहुत रन आ रहे हैं, 30 रन 38 रन, विकेटों का कॉलम बिल्कुल खाली है, बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। बॉलिंग के मामले में सैम करन तो बिल्कुल ही ऑफ कलर नजर आ रहा है, तो इनको भी सोचना पड़ेगा लेने से पहले। अगर हम इनको उस कंडीशन में लिया जाएगा कि हमारे पास इनसे बेहतर चॉइस नहीं होगी टीम में और सामने वाली टीम में, तो ही इनको कंसिडर करेंगे, अदरवाइज इनको ड्रॉप करके चलेंगे कल के मुकाबले के लिए। फिर वही बात करें कैप्टन कायरन पोलार्ड की, तो भाई गजब की फॉर्म में, स्टार्ट स्लो किया था, स्लगिश लग रहे थे, बट उसके बाद से उन्होंने पेस पकड़ी है। अगर आप रिसेंट फॉर्म देखें तो हालिया 2 मुकाबलों में बैक टू बैक 30+ स्कोर बनाया है, प्लस एक में एक विकेट भी लिया है, ओवर्स भी डाल रहे हैं। जबकि लास्ट तो मुकाबला जो बहुत छोटा हो गया था उसमें भी उन्होंने पूरा एक प्रॉपर ओवर डाला था और ठीक ठाक बॉलिंग करा रहे हैं। ये रिसेंट फॉर्म देख लो, 33 रन 30 रन, एक विकेट मारी, फिर 0-0। तो स्टार्ट अच्छा नहीं था, बट अब धीरे धीरे ये भी फॉर्म में नजर आ रहे हैं। वही मैं बात करूँ डिवाल्ड ब्रेविस की, तो ये अच्छे टच में है, 50 रन 30 रन 6 रन फिर 31 फिर एक, तो ये बिल्कुल ही हमारी हॉट पिक रहने वाले हैं। क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ रहा कि इनका बैटिंग ऑर्डर क्या रहने वाला। अगर ऑफिशियल स्कोर कार्ड जो ऑफिशियल टीम अनाउंस होती है उसमें अगर इनका बैटिंग ऑर्डर ऊपर दिखाएगा तो ही मैं इनको अपनी टीम में लूंगा, अदरवाइज मैं इनको अपनी टीम में नहीं लेने वाला हूँ, क्योंकि बैटिंग ऑर्डर बहुत नीचे जा रहा है इनका। मतलब आप मान के चलो सैम करन भी इनसे ऊपर आ रहा है, लियाम लिविंगस्टन भी इनसे ऊपर आ रहे हैं, जबकि उस कैलिबर के बैट्समैन अगर ये ऊपर टॉप ऑर्डर में चलते हैं ना तो अकेले ही 70-80 रन मारने की काबिलियत रखते हैं। उसके बाद बात करें डिलेनो प्रोटीगियर की, तो कुछ खास कमाल कर नहीं पा रहे हैं, 4 रन 13 रन 1 विकेट 0 रन, इनको तो बिल्कुल ही ड्रॉप करके चलेंगे। फिर वहीं बात करें जॉर्ज लिंडे, तो वो भी बिल्कुल आउट ऑफ टच दिखाई दे रहे हैं, 0 विकेट, एक मुकाबले में 2 विकेट लिए थे, फिर विकेट लेस गए थे, फिर 1 विकेट, तो ये कहीं ना कहीं ड्रॉप होते हुए मुझको नजर आ रहे हैं मेरी टीम से। तो बाकी आगे देखेंगे फिर डिसाइड करेंगे। बाकी बात करें थॉमस केबर की, तो भाई लेफ्ट आर्म चाइना मैंने बेहतरीन बॉलर है, अच्छे फॉर्म में नजर आ रहा है, 1 विकेट 2 विकेट 1 विकेट फिर 3 विकेट फिर 0 विकेट। मैंने बोला था स्टार्टिंग में भी कि ये पिच में स्पिनर्स के लिए बहुत कम मदद है, बट क्वालिटी स्पिन की बात होती तो थॉमस कैबर को सबसे आगे नजर आ रहे हैं, तो मैं थॉमस कैबर के साथ जा सकता हूँ। वहीं बात करें कगिसो रबाडा की, तो देखिए वर्ल्ड क्लास बॉलर हैं और मतलब इनका कोई सानी नहीं है, बट इस टूर्नामेंट में थोड़े फीके जा रहे हैं, ज़्यादा खतरनाक परफॉर्मेंस इनकी आई नहीं है, वरना इस कैलिबर के बॉलर हैं कि अकेले 3-3 4-4 विकेट लेने में सक्षम हैं। तो इनका रिसेंट फॉर्म आप देख लो, 0 विकेट 2 विकेट 0 विकेट 0 विकेट 1 विकेट। तो कगिसो रबाडा को मतलब ट्राई किया जा सकता है, वेटेज आप कागिसो रबाडा को दीजिएगा, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल इनको आग बंद करके चले जाए कि नहीं रबाडा लेना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। आपके प्रिटोरिया कैपिटल्स की बैटिंग बिल्कुल ही फॉर्म में नहीं है। अगर आप विल जैक्स को इकलौते उनकी टीम में अगर कोई बैट्समैन चल रहा है तो वो सिर्फ विल जैक्स चल रहे हैं, अदरवाइज कोई बैट्समैन फॉर्म में नहीं है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि कगिसो रबाडा और नुआन तुषारा कल विकेटें मारें, तो कगिसो रबाडा एक अच्छी चॉइस है। वहीं बात करें नुआन तुषारा की, तो ये मतलब ऐसे चलते हैं डीजल इंजन के स्कूटर की तरह की, अल्टरनेट वाला हिसाब है कि देखिए ना रिसेंट में 0 रन 2 विकेट फिर 0। 0 विकेट जो आप देख रहे हैं इसको तो छोड़ ही दीजिए, क्योंकि ये वो लास्ट मुकाबला है 8 ओवर वाला अपना, उसके अलावा 2 विकेटें मारी हैं, फिर बैक टू बैक 2 विकेटें मारी फिर 0 विकेट। तो मतलब ये अच्छे बॉलर हैं, इनको बिल्कुल भी ड्रॉप मत करिएगा। अगर आप MICT के बॉलर्स को चुन रहे हैं तो नुआन तुषारा और कगिसो रबाडा को ड्रॉप करने की गलती कल के मुकाबले के लिए मत करिएगा। भाई अब हम, ये तो था दोस्तों MI केप टाउन का। अब हम वो सॉरी ऊपर थोड़ा रह गया है डरबन सुपर जायंट्स, उस पर फोकस ध्यान मत करिएगा, स्लाइड में छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्रिटोरिया कैपिटल्स का देखते हैं कि क्या उनकी प्लेइंग 11 रहने वाली है। लास्ट मुकाबला जो प्रिटोरिया कैपिटल्स ने खेला था वो एज इट इज खेलने वाले हैं, वही टीम लेके खेलेंगे। अगर वो कोई एक चेंज करेंगे, जो कि मुझे लगता है, मैंने भी अपनी प्लेइंग 11 में किया है, तो वो चेंज इनके में हो सकता है कि कॉलिन एक्करमैन की जगह शेन डेट्सवेल को वो अपनी टीम में शामिल कर लें। अदरवाइज अगर शेन डेट्सवेल को नहीं लेते हैं तो अपनी टीम में छेड़छाड़ करने की कोशिश नहीं करेंगे। बात करूं मैं इनकी प्लेइंग 11 की, तो फिल सॉल्ट और विल जैक्स आपको ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। 3 नंबर पे आपको विकेट कीपर बैट्समैन काइल वेरेनियन नजर आएंगे। उनके बाद होंगे राइली रूसो, कॉलिन इनग्राम, शेन डेट्सवेल मैंने रखे हैं, बट हो सकता है इनकी जगह कॉलिन एक्करमैन भी खेल सकते हैं। बाकी सेनुरन मुत्तुस्वामी क्या कमाल की बॉलिंग करी थी, इन्हें पिछले मुकाबले में 3 विकेटें हासिल करी थी। वेन पर्नेल कैप्टन है, इथान बोस, आदिल रशीद और डेरियन डुपाविलियन, इन्होंने भी कमाल की बॉलिंग करी थी और मतलब 3 विकेटें हासिल करी थी और सामने वाली टीम को चित कर दिया था। बट इनकी बदकिस्मती है कि इनकी बैटिंग फायर नहीं कर पाई, जिसकी वजह से मैच ये शायद 7 रन से ही हारे थे, वरना ये मैच आसानी से जीत जाते अगर इनकी बैटिंग इनका थोड़ा साथ दे देती। आगे बढ़ते हैं, एक प्लेयर का करके एक करके एनालिसिस करेंगे। तो दोस्तों फिल सॉल्ट तो मतलब बिल्कुल ही ऑफ कलर में आ रहे हैं कि जिस मतलब कि फॉर्म के साथ, जिस नाम के साथ ही आए थे वेस्ट इंडीज में बैक टू बैक 2 सेंचुरी मारने के बाद, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये आए थे, एंट्री ली थी, रॉयल एंट्री ली थी, बट उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पाए हैं। बिल्कुल ही फीका टूर्नामेंट गया है फिल सॉल्ट का। शायद यही वजह है कि प्रिटोरिया कैपिटल्स आज बॉटम
2 पे लगी हुई है। अगर मैं रिसेंट फॉर्म देखूँ तो फिल शॉट 0, लास्ट मुकाबले में भी 0 बनाया था, पहली बॉल पे शायद आउट हो गए थे, पहली या दूसरी बॉल पे आउट हो गए थे। उसके बाद 2 रन, 10 रन, 12 रन, 23 रन, 0 रन। तो मतलब फिल शॉट तो बिल्कुल ही ड्रॉप होते हुए नजर आ रहे हैं कल की मैच में। बाकी विल जैक्स भाई क्लास प्लेयर, यही एक लौता ऐसा प्लेयर है जो परफॉर्म कर रहा है, बैटिंग से भी चलते हैं, बॉलिंग से भी चलते हैं, और वाइस कैप्टनसी के तो प्रबल दावेदार है। इनफैक्ट आप इनको कैप्टन भी कर सकते हैं अगर प्रिटोरिया कैपिटल्स पहले बैटिंग करता है तो। विल जैक्स की मैं बात करूं तो 41 रन, 1 विकेट, फिर 0 एक में आया, फिर 12 रन आए, फिर 1 विकेट, फिर 1 रन, 2 विकेटें मारे, फिर एक में सेंचुरी मारी थी। तो मतलब गजब की बैटिंग फॉर्म में है प्रिटोरिया विल जैक्स प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए। तो आप इनको ड्रॉप करने की गलती बिल्कुल मत करिएगा। फिर बात करें काइल वेरेनियन, तो बिल्कुल ऑफ कलर लग रहे हैं। 17 रन, 9 रन, 8 रन, 72 रन, 26, 36 रन। मतलब ये एक शेल में चले जाते हैं बैटिंग करते हुए, इस वजह से ये परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। तो विकेट, और ऊपर से विकेट कीपिंग ऑप्शन में काइल वेरेनियन से अच्छा ऑप्शन हमारे पास है, तो काइल वेरेनियन ड्रॉप होते हुए हमको नजर आ रहे हैं। बाकी बात करूंगा रायली रूसो की, तो बिल्कुल ही मतलब शेल में चले जा रहे हैं, ऑफ कलर है, समझ नहीं आ रहा है। ये रायली रूसो ताबड़तोड़ खेलते थे, 10 रन, 13 रन, 1 रन, फिर 0 है, फिर 11 है, फिर 82 की पारी एक आई थी। बट रायली रूसो लास्ट मुकाबले में तो बिल्कुल फंस से गए थे, 20 गेंदों में शायद 10 रन कुछ बनाए थे, बहुत स्लो खेल गए थे। तो ये बात करो कॉलिन इनग्रैम की, तो भाई अपने नाम के मुकाबले बिल्कुल परफॉर्मेंस नहीं आ रही, बिल्कुल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। 10 रन, 4 रन, 1 रन, 1 रन, 43 रन, 8 रन। समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है इस बैटिंग लाइनअप के साथ। तो वहीं शेन डेट्सवेल की बात करो तो ये ठीक ठाक फॉर्म में है, 24 रन, 44 रन है, फिर 1 विकेट भी मारा है। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि लास्ट मुकाबले में उनको ड्रॉप क्यों किया गया था, और अगर आगे भी नहीं खेलते हैं तो भाई हो सकता है कोई इंजरी हो, कोई निगल हो। अदरवाइज कॉलिन एकरमैन से तो अच्छी फॉर्म में है। बाकी मुझे लगता है रायली रूस और कॉलिन इनग्रैम में से किसी एक को ड्रॉप करके आप इनको खिला लो ना, तो भी अच्छा परफॉर्म करेंगे, एक बैलेंस दे देंगे टीम में। वही बात करें सेन्यूरन मुत्तुस्वामी की, तो भाई डेब्यू, मतलब डेब्यू बोलूंगा, नहीं करा था, बट कल उनको रिप्लेस किया गया था, खेले थे लास्ट मुकाबले में प्रिटोरिया कैपिटल्स के लिए। बट बैटिंग से तो उतना कमाल नहीं कर पाए, मात्र 9 रन बनाए थे। बट बॉलिंग में भाई 3 विकेटें, पहले ओवर में थोड़े से मतलब महंगे साबित हुए थे, पर उसके बाद क्या वापसी करी थी भाई, 3 विकेटें। डरबन सुपर जायंट्स की निकाल दी थी, ब्रिस्की को भी आउट कर दिया, आपके हेनरिच क्लासन का भी विकेट इन्होंने निकाला। मतलब एक टाइम पे लग रहा था कि कल डरबन सुपर जायंट 200 से ऊपर जाएगी, बट इन्हीं की बॉलिंग थी जिसकी वजह से डरबन सुपर जायंट्स 160, 65 या 70 के आसपास रुकी थी। तो भाई अच्छी पिक होने वाले हैं, अगर आप स्पिनर लेना चाह रहे हैं अपनी टीम से तो इनको आप बिल्कुल ही कंसीडर कर सकते हैं। वही मैं बात करूँ वेन पर्नेल की, तो भाई कैप्टन है, स्टार्टिंग में बॉलिंग कम कर रहे हैं, बट ठीक ठाक बॉलिंग करा रहे हैं वेन पर्नेल भी, और आप इनको अपनी टीम में ले सकते हैं। 12 रन 1 विकेट है, फिर 13 रन 3 विकेट है, फिर 9 रन 1 विकेट है। तो बट ये इनके साथ दिक्कत ये ना कि स्टार्टिंग में बॉलिंग नहीं करा रहे हैं, क्योंकि बट वेन पर्नेल है, नई बॉल के अच्छे बॉलर हैं, बट स्टार्टिंग में बॉलिंग नहीं करा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा क्यों नहीं करा रहे हैं, जिस वजह से शायद ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। वही बात करूँ मैं ईथन बॉस की, तो अच्छे बॉलर हैं, बट इनको विकेटें नहीं मिल पा रही। लास्ट मुकाबले में भी सिर्फ 2 ओवर डाले थे, और काफ़ी मतलब 22-23 रन दे दिए थे, एक इकॉनमी में अच्छी नहीं थी, तो ये विकेटें नहीं निकाल पा रहे। बट बैटिंग से लास्ट मुकाबले में 14 रन इनने बनाए थे। फिर अगले उस रिसेंट फॉर्म आप देख लो, 14 रन 0 विकेट है, 2 विकेट, 4 रन 1 विकेट, 0 विकेट, 8 रन 0 विकेट है। उसके बाद आदिल रशीद की बात करूँ तो भाई स्पिनर हैं, अपनी टीम में आप इनको रख सकते हैं। 19 रन 1 विकेट है, फिर 3 विकेट मारी है, 4 रन बनाए हैं, फिर 15 रन एक 1 विकेट है, फिर 0 विकेट है। मतलब ये विकेटें लेते हैं, अगर थोड़ी सी भी मदद मिल गई इन्हें पिच से तो भाई सामने टीम को ही लिटा देंगे। वही बात करें हम डेरियन डुपाविलियन की, तो भाई बिल्कुल क्लास बॉलर है, इनको अपनी टीम में रख के चलिएगा। 2 रन 3 विकेट, 0 विकेट, फिर 2 विकेट, फिर 0 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट। खास बात इनकी ये है कि स्टार्टिंग में भी बॉलिंग कराते हैं, मिडिल ओवर्स में भी आते हैं, प्लस टेस्ट में भी बॉलिंग डालते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि पूरे 4 ओवर कराएंगे आपके। आदिल रशीद पूरे 4 कराएंगे, डेरियन डुपाविलियन पूरे 4 ओवर कराएंगे, फिर 4 ओवर आपको कराते हुए नजर आएंगे वेन पर्नेल। तो ये तो हुए 3 बॉलर 4-4 ओवर वाले। उसके बाद विल जैक्स भी आपको बॉलिंग करते हुए नजर आएंगे, तो विल जैक्स कम से कम 2 ओवर डालने वाले हैं, और 4 ओवर के आसपास आपको मुत्तुस्वामी भी डालते हुए नजर आएंगे। फिर ईथन बोश और इनके ओवर बीच में कट सकते हैं, आ, और 1-2 ओवर बीच में शायद कोई और बॉलर पार्ट टाइम, अगर डेट्सवेल खेलते तो डेट्सवेल डाल सकते हैं, कॉलिन एकरमैन खेलते हैं तो कॉलिन एकरमैन भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों ये था दोनों टीमों की प्लेइंग लेवल और उनका एनालिसिस। अब हम थोड़ा बात कर लेते हैं वेन्यू, क्योंकि वेन्यू का क्या सिनेरियो है। दोस्तों इस वेन्यू पे अभी तक कुल मिला के 51 T20 मुकाबले खेले जा चुके हैं, जिनमें पहले बैटिंग करने वाली टीम ने 21 मुकाबलों में जीत हासिल करी है, वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली टीम ने 29 मुकाबलों में जीत हासिल करी है। अगर मैं एवरेज स्कोर की बात करूं तो 179 है, और अगर हाईएस्ट टोटल की मैं बात करूं तो वो यहाँ पे बनते हैं 254 रन 4 विकेटों के नुकसान पे, और लोवेस्ट टोटल की बात करी जाए तो वो बनते हैं 79 रन 10 विकेटों के नुकसान में। स्कोरिंग पैटर्न्स अगर आप देखो तो 150 रन से कम यहाँ पे 24 बार बने हैं, 150 से 170 के बीच 6 बार बने हैं,
और 190 प्लस स्कोर यहाँ पे 10 बार बना हुआ है। अब दोस्तों ये तो थी वेन्यू की बात। अब बात कर लेते हैं हम रिसेंट जो कुछ मुकाबले इस वेन्यू पे हुए हैं उनका क्या सिनेरियो रहा है। तो एक मुकाबला खेला गया था जर्मन, अभी हालिया मुकाबला जो था वो था जोबर सुपर किंग्स और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच, जो बारिश की वजह से वॉश आउट हो गया था। उस मुकाबले में 44 रन 2 विकेटों के नुकसान में जोबर सुपर किंग्स ने बना लिए थे, बट इसी मुकाबले से फाफ डुप्लेसी फॉर्म में आए थे। उसके बाद मैं बात करूं, अगर इस मुकाबले में पेसर्स ने 2 विकेट हासिल करी, क्योंकि मैच पूरा हुआ ही नहीं था। उसके अगले मुकाबले की मैं बात करूं, वो खेला गया था प्रिटोरिया कैपिटल्स और डरबन सुपर जायंट्स के बीच में, जिसमें प्रिटोरिया कैपिटल्स ने 204 रन बनाए थे 9 विकेटों के नुकसान पे, और डरबन सुपर जायंट्स 187 रन बना पाया था 7 विकेटें खो के, और वो मैच ही हार गया था। वही मैं बात करूं विकेटों की, तो पेसर्स ने यहाँ पे 13 विकेटें हासिल करी थी और स्पिनर्स को मात्र 3 विकेटें मिली थी। तो अगले मुकाबले की बात की है तो प्रिटोरिया कैपिटल्स ने इसमें 210 रन बनाए थे 3 विकेटें खो के, सॉरी पहाड़ रॉयल्स ने यहाँ पे 210 रन बनाए थे 3 विकेट होकर। प्रिटोरिया कैपिटल्स मुकाबला हार जरूर गया था, बट उन्होंने भी 200 रन बना लिए थे 7 विकेट होकर। इस मुकाबले में भी पेसर्स को 8 विकेटें मिली थी और स्पिनर्स को मात्र 2 विकेटें मिली थी। तो टीम बनाते वक्त ध्यान रखना पड़ेगा कि स्पिनर्स को ज्यादा तवज्जो ना दी जाए। तो बाकी हाई स्कोरिंग वेन्यू है, मैंने बताया था, और इस बार इस वेन्यू पर ना चेज हो नहीं रहा है। वैसे आप जो रिकॉर्ड देखोगे पिछला, उस हिसाब से तो देखो, आप पिछला रिकॉर्ड देखोगे तो चेजिंग करने वाली टीम 29 बार जीती है, बट रिसेंटली जो देखा गया है उसमें चेजिंग करने वाली टीम यहाँ पे हारी है, और जो पहले बैटिंग करे उसको जीत हासिल हुई है। इसीलिए मैंने पिछली रिपोर्ट में भी बोला था कि ये अच्छा चेजिंग वेन्यू नहीं है हालिया के दिनों में, खासकर इस टूर्नामेंट में तो बिल्कुल ही नहीं रहा है। तो ये था दोस्तों पूरा एनालिसिस आपके लिए। अब हम अपनी टीम पे आते हैं कि मैंने क्या टीम बनाई है और क्या टीम रहने वाली है। पर उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये हमारी फाइनल टीम नहीं है। हमारी फाइनल टीम आपको टॉस के 5 मिनट बाद टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जल्दी से जल्दी जाइए, उसको ज्वाइन करिए। और सबसे मजे की बात यह है कि ये एकदम फ्री है। और दोस्तों मैं कमेंट में भी पिन कर दूंगा इसका डिस्क्रिप्शन लिंक, आप जाके क्लिक करके आप जाके हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इस चैनल पे दोस्तों हम टॉस के बाद आपको कंफर्म प्लेइंग 11 बताते हैं, आपको पिच की रिपोर्ट बताते हैं कैसा पिच खेलने वाली है, टीम में क्या चेंजेस होने वाले हैं, प्लस अपनी फाइनल टीम भी हम आपको वहीं प्रोवाइड करते हैं। ये हमारी फाइनल टीम नहीं है, ये अभी कुछ मतलब जो अभी जो एनालिसिस करी उस बेसिस पे टीम है। बाकी टॉस पे और टीम में जो चेंजेस होते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, वेदर क्या रिपोर्ट दे रही है उस पर भी डिपेंड करता है। तो मैं टीम की बात करूँ तो विकेट कीपिंग ऑप्शन भाई रायल रिकल्टन है, तो मैंने रायल रिकल्टन को लिया है अपनी टीम में। बैट्समैन के तौर पर मैंने कायरन पुलार्ड और राशिद वैन डर डुसेन को लिया है। वहीं ऑलराउंडर सेक्शन की बात करूँ तो लियाम लिविंगस्टन, बिल जैक्स और एस मुत्तुस्वामी को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। तो बॉलिंग सेक्शन की आप बात करोगे तो आदिल रशीद, कगिसो रबाडा, ड्यूबा विलियन, नुआन तुषारा और टी कैबर को मैंने अपनी टीम में शामिल किया है। बट इस टीम में मैं कुछ चेंजेस कर सकता हूं, तो लियाम लिविंगस्टन के साथ चेंज हो सकता है, प्लस आदिल रशीद और टी कैबर में से मैं किसी एक के साथ जाऊंगा। हो सकता है मैं आदिल रशीद को ड्रॉप करके इयान बोस या वेन बर्नल में किसी एक के साथ चला जाऊं। अदरवाइज मैं इस टीम में कोई खास चेंज करने वाला नहीं हूं। बाकी दोस्तों टॉस पे भी डिपेंड करता है कि टॉस के टाइम क्या टीम आती है, टीम में अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो उस हिसाब से भी टीम में चेंज करेंगे। फिलहाल के लिए हमारी यही टीम रहने वाली है, ये लीजिए आप इसको सेव कर लीजिएगा। और बाकी दोस्तों जो हमारी फाइनल टीम है वो टेलीग्राम चैनल पे आएगी, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, और उस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, बाय बाय।